गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं नीरज निमल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करेंगे आपके साथ बच्चे में संकल्पनाओं का विकास पर, क्योंकि हमारा टॉपिक चल रहा था भाषा एवं लिपि, जो आपके हिंदी सब्जेक्ट का सबसे पहला टॉपिक है। इस टॉपिक पर हम आपसे सविस्तार डिस्कस कर रहे थे और मुझे विश्वास है कि ये प्रश्न जो मैंने पहला वीडियो आपको प्रोवाइड कराया अवश्य आपको समझ आया होगा, अच्छे से समझ आया होगा। इस सेकंड वीडियो को भी आप उसी से लिंकअप करके अगर देखते हैं तो आप समझ पाएंगे ठीक से। इसके बाद में आपको हम क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही साथ जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक तो सारे लोग कर दें। भाई लाइक नहीं करते आप लोग, बार बार कहने के बाद लाइक नहीं करते, अफसोस होता है, दुख होता है। तो वीडियो को लाइक करें और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं हम आज के इस बेहतरीन सेशन की आपके साथ में। तो बात चली कि बच्चे के भाषाई विकास में संकल्पना या संप्रत्यय निर्माण प्रक्रिया के विकास का विशेष महत्व होता है। वस्तु से पृथक वस्तु के गुण अथवा उसकी विशेषता का बिंब उसके मस्तिष्क में बनता है। देखिए, ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हमारा जो मस्तिष्क होता है ना, तो मैं पहले बता चुका हूँ कि जो हमारा माइंड होता है, जो हमारा मस्तिष्क होता है, इसके अंदर बिंब तैयार होते हैं, उसी से हमारे पूरी कार्यशैली आरंभ होती है। सारा काम हमारा जो टिका होता है इसी पर निर्भर होता है। तो देखिए, जो वस्तु होती है, वस्तु और वस्तु के गुण, क्वालिटीज़ एंड थिंग्स को, आर्टिकल्स का अलग अलग हमारे दिमाग के अंदर चित्र तैयार होता है, बिंब बनता है। ठीक है, उसी पर हमारा मस्तिष्क काम करता है। जैसे इसमें दे रखा है एग्जाम्पल के तौर पर, फूल से अलग सुगंध, मतलब फूल की पिक्चर अलग बनती है माइंड में, और फूल से जो खुशबू आती है, आहा, इसकी पिक्चर अलग तैयार होती है। ठीक है, ये बनती है, मतलब संकल्पना, ये कहलाती है संकल्पना। हमारे मस्तिष्क के अंदर इस प्रकार से संकल्पना विकसित होती है। अब सबसे पहले यहाँ पर बात करी जा रही है स्थान की संकल्पना। हमारे दिमाग में स्थान की संकल्पना बच्चे के मस्तिष्क में कैसे विकसित होती है। देखिए, भारतीय परिवेश की यहाँ पर बात चल रही है। 2 से 5 साल के बच्चे जो होते हैं उसके अंदर में शब्द की और ऊपर शब्द को समझते हैं। बस 2 से 5 साल के बच्चे में और ऊपर शब्द को समझना आरंभ कर जाते हैं, लेकिन पीछे शब्द और आगे शब्द जैसे जो शब्द होते हैं उन्हें 3 से 4 साल के बीच में ही समझ पाते हैं ठीक तरीके से। ठीक है, तो ये तो रहती है स्थान की संकल्पना। ठीक है, मैं वहाँ पर गया था, उसमें गया था, इसमें गया था, ऐसे करके। समय की संकल्पना, 5 साल की आयु तक बच्चा भूत, भविष्य और वर्तमान में अंतर करने लगता है। 5 साल का बच्चा ये अंतर करने लगता है कि पास्ट क्या था, फ्यूचर क्या है और प्रेजेंट क्या है। 5 साल के बच्चे को पता लग जाता है कि कल बीता हुआ क्या था, आने वाला कल किसे कहते हैं, और अब जो चल रहा है समय, इसको किसको कहा जाएगा। इस प्रकार से 5 साल के बच्चे के अंदर समय की संकल्पना विकसित होना आरंभ हो जाती है, और स्थान की संकल्पना 2 से 5 साल के बीच में बच्चे में विकसित होना आरंभ होती है। ठीक है, शब्दावली, जो बच्चे की वोकेबलरी होती है, शब्दावली होती है, उसका विकास कैसे होता है, कब कब होता है, ये भी इसको थोड़ा सा समझ लें। ठीक है, देखिए, शब्दावली विकास के क्रम को अगर देखा जाए तो उसमें पता लगता है कि 3 वर्ष में बालक की शब्द संख्या जो होती है, 3 वर्ष की एज तक बच्चे की जो शब्द संख्या होती है वो सीमित होती है। लिमिटेड वर्ड्स उसकी शब्दावली वोकैबुलरी के अंदर होते हैं, परंतु उसमें एक बात और होती है विशेषता, कि उसके शब्दावली के अंदर सबसे ज़्यादा जो शब्द होते हैं वो संज्ञा वाले होते हैं। संज्ञा, नाउन होती हैं, मतलब वह संज्ञा का इस्तेमाल ज़्यादा करता है। ठीक है, और शब्दावली के अर्जन में कई तत्व सहायक होते हैं, जैसे बालक का वातावरण, मतलब शब्दावली जो बढ़ती है ना, उसमें बहुत सारी चीज़ों का महत्वपूर्ण योगदान होता है, सहायक होते हैं। जैसे कि बालक का परिवेश कैसा है, वातावरण कैसा है, उससे भी उसकी शब्दावली बढ़ती है या घटती है। प्रेरणा से भी उसकी शब्दावली में बढ़ोतरी होती है, और कैसी कैसी वस्तुओं के, विभिन्न वस्तुओं के संपर्क में अगर बच्चा ज़्यादा आएगा तो उसकी शब्दावली में भी विकास होगा। बालक अपना शब्द भंडार बढ़ाने में, नए शब्दों को सीखने के साथ साथ पुराने शब्दों के नए अर्थ भी जानने लगता है। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चे की क्या होता है, जो बच्चे की बोध की क्षमता होती है वो धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, जैसे जैसे उसकी शब्दावली में शब्दों का इंक्रीजिंग होती है। ठीक है, बच्चे कुछ शब्दों के अनुकरण में नए शब्दों का भी सृजन करते हैं, मतलब जो नए नए शब्दों को बच्चे सीखते हैं ना, तो उसमें कुछ नए शब्दों का भी सृजन कर लेते हैं। यह उनकी मौलिक सूझ या अंतर्दृष्टि का परिचायक होता है। ठीक, इस प्रकार से ये चलता है शब्दावली का विकास। अब आगे बात करें अधिगम प्रक्रिया क्या होता है, लर्निंग प्रोसेस क्या होता है। सारी बातें हमारी लर्निंग के लिए ही चल रही हैं। अधिगम क्या होता है, देखिए, अधिगम जो होता है वो 2 शब्दों से बना है, अधि धन गम, ये पता होना चाहिए। अधि का अर्थ होता है जाना,
ठीक है। अधि का अर्थ होता है जाना, कि इसका अर्थ यह हो जाता है कि किसी बात या विषय के समीप अच्छी तरह जाना, उसकी गहन जानकारी प्राप्त करना। गम, मनुष्य अपने अनुभवों के आधार पर कई काम करना सीखता है। अनुभव के फलस्वरूप व्यवहार में हुए स्थायी और वांछनीय परिवर्तन अधिगम कहलाते हैं। मतलब ये सीखना जो होता है, सीखने को अधिगम कहा जाता है। और बच्चा गहन जानकारी किसी चीज़ के बिल्कुल नज़दीक जाकर के जब सीखता है वह कहलाता है क्या, वह अधिगम कहलाता है। आगे की प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। प्रशिक्षण एवं अनुभव के आधार पर जो व्यवहार में परिवर्तन होता है उसे क्या कहा जाता है, अधिगम कहा जाता है। अधिगम सरल प्रक्रिया न होकर एक जटिल प्रक्रिया है। अधिगम एक सरल प्रक्रिया न होकर बल्कि कैसी प्रक्रिया है, जटिल प्रक्रिया है, जिसके फलस्वरूप हमारे व्यक्तित्व का न केवल बौद्धिक पक्ष प्रभावित होता है बल्कि शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक पक्ष भी प्रभावित होता। अधिगम कैसी प्रक्रिया है, एक जटिल प्रक्रिया है। यहाँ से प्रश्न बन जाता है कि अधिगम कैसी प्रक्रिया है, तो आप वहाँ पर नोट करेंगे कि जटिल प्रक्रिया है। इसके फलस्वरूप हमारे व्यक्तित्व का न केवल बौद्धिक पक्ष प्रभावित होता है बल्कि शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक पक्ष भी प्रभावित होते हैं। ठीक, अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप बालक में ज्ञान, कौशल, आदत, अभिवृत्ति और अभिरुचि आदि का विकास होता है अधिगम से। ठीक, तो ये सब चीज़ें अधिगम से संबंधित हो जाती हैं। दोस्तों, भाषा अधिगम प्रक्रिया क्या होती है? देखिए, भाषा अर्जन में जो बच्चा अपनी भाषा को बढ़ाता है, कोई नई भाषा सीखता है, तो उसमें अधिगम प्रक्रिया का विशेष महत्व होता है। विद्यालय में जब बच्चा एडमिशन ले लेता है तो वहाँ पर आकर के उसकी कंटिन्यू जब एजुकेशन स्टार्ट होती है ना, तो वह भाषा को सीखने और सिखाने के आधारभूत सिद्धांत और प्रयोगों को काम में लाने लगता है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं इस जो हम आपको वीडियो दे रहे हैं इसका PDF, तो आपको PDF के लिए कैरियर प्लस नाम से जो टेलीग्राम पर चैनल बना है वहाँ पर जाकर के आपको सब्सक्राइब करना होगा। ठीक, तभी आपको मिल पाएगा। इसके अलावा अगर आप पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जाएं, वहाँ पर प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, वहाँ जाकर के सारे वीडियो को सीन कर लें। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। एक महत्वपूर्ण जानकारी है बीच में दोस्तों, आप सभी लोग यूपी टेट की तैयारी में लगे हुए हैं। ठीक है, यूपी टेट की तैयारी के लिए आप लोगों को अगर बेस्ट टेस्ट सीरीज चाहिए, जैसे आपको हम यहाँ पर वीडियो सेशन दे रहे हैं और आप चाहते हैं टेस्ट सीरीज जिससे कि आपकी तैयारी कंटिन्यू बराबर चलती रहे, तो आप परीक्षा नाम का एक गूगल प्ले स्टोर में ऐप है परीक्षा, वहाँ पर जाकर के आप परीक्षा ऐप को गूगल प्ले स्टोर से अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिएगा और वहाँ पर जाकर के आप अगर मेरे कोड को NKNimal50 का अगर आप यूज़ करते हैं परीक्षा ऐप पर, तो आपको वहाँ पर जो टेस्ट सीरीज है वो 50% के ऑफ पर मिलेंगी, 50% की छूट पर मिल जाएंगी। ठीक है, 50% की छूट पर आपको टेस्ट सीरीज प्राप्त होगी, जिस टेस्ट सीरीज के द्वारा आप अपना आकलन कर पाएंगे, अच्छे से आप यह समझ पाएंगे कि आपकी तैयारी किस लेवल पर चल रही है और आप नए नए क्वेश्चंस को अपडेशन अपने माइंड में कर सकते हैं। ठीक है, तो और आप गूगल प्ले स्टोर से परीक्षा ऐप को कैसे कहाँ से लेकर के आएंगे, तो उसके लिंक के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में परीक्षा ऐप का लिंक भी दे दिया है, वहां जाकर के आप लिंक पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद में जो फॉर्मेलिटीज आती है, आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, वो भी आप निसंकोच दे दीजिएगा, घबराएं नहीं। और मेरे इस कोड का यूज करना न भूलें, नहीं तो आपको पूरा पेमेंट देना पड़ेगा। और NKNimal50 का यूज करने से आपको 50% की छूट हो जाएगी। राइट, तो ये यूपी टेट की तैयारी करने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है परीक्षा, तो इसका आप अवश्य इस्तेमाल करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि भाषा अधिगम की युक्तियां कौन कौन सी हैं। बच्चा जब भाषा को सीखता है, लर्निंग करता है, तो उसकी कौन कौन सी युक्तियों का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, एक अभ्य अनुकूलन, पहली युक्ति हो जाती है अभ्य अनुकूलन। प्रत्येक क्रिया के लिए एक उत्तेजना का होना आवश्यक होता है। जब भी हम कोई कार्य करते हैं, कोई क्रिया करते हैं, तो हमारे अंदर उत्तेजना पैदा होती है। अगर उत्तेजना नहीं होती है तो उस कार्य को हम सही से नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और उत्तेजना की वजह से ही हमारे कार्य, जो भी कार्य हम करते हैं उसके अंदर अनुक्रिया उत्पन्न होती है। ठीक, बालक प्रारंभिक भाषा अभ्य अनुकूलन द्वारा सीखता है। बच्चा जो शुरुआत में भाषा को सीखता है वो अभ्य अनुकूलन के द्वारा सीखता है। जैसे उसे भूख लगी है तो वह एक ध्वनि द्वारा या प्रतीक द्वारा या इशारे द्वारा अपनी बात बड़ों तक पहुंचाता है। जब बच्चों को तेज़ी से भूख लगती है ना बचपन में, तो वो या तो वो एक विशेष प्रकार की आवाज़ निकालेगा या फिर बच्चा रोने लगता है। इससे हम समझ जाते हैं कि बच्चे को भूख लगी है। ये अभ्य अनुकूलन कहलाता है।
ठीक है। आगे आता है अनुकरण। अनुकरण के द्वारा भी, अनुकरण एक ऐसी प्रक्रिया बताई जाती है जो बचपन से बुढ़ापे तक चलती रहती है, अर्थात यह निरंतर चलती रहती है, ठीक है, सतत रूप से चलती रहती है। बालक के लिए तो अनुकरण का बड़ा महत्व है, क्योंकि भाषा अर्जन में ही नहीं बल्कि प्रत्येक तरह के कार्यों में बालक बड़ों का अनुकरण करता है। आपने देखा होगा, बच्चा आपकी कॉपी करता है और वह कॉपी हम जीवन भर करते रहते हैं, जीवन पर्यंत बुढ़ापे तक करते रहते हैं। इससे क्या होता है, हमारे अंदर जो जिसकी हम कॉपी करते हैं, जिसकी बच्चा कॉपी करता है, उसके सारे जो व्यवहार होता है वह बच्चे के अंदर जाना स्टार्ट हो जाते हैं, ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ये अनुकरण हो जाता है। आगे है प्रयत्न एवं त्रुटि। देखिए, अनुकरण प्रक्रिया के दौरान बालक देखता है, साथ साथ अनुकरण भी करता है। प्रारंभ के कुछ सालों में अनुकरण में वह कुछ असफल भी रहता है। जब शुरुआत में बच्चा अनुकरण करता है ना, तो वह सफल नहीं हो पाता है, अर्थात बहुत सारी चीज़ें वो छूट जाती हैं। लेकिन फिर भी वह बार बार जब ट्राई करता रहता है, तो इस प्रकार के प्रयत्न करने से, त्रुटियों से सीखते हुए, जो गलतियां उसने की उससे सीख लेते हुए वह अंततः सफलता को प्राप्त कर लेता है। यही प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत कहलाता है, ठीक है। आगे है अंतर्दृष्टि। अब अंतर्दृष्टि क्या होता है, हर बालक में सूझबूझ पाई जाती है। चॉम्स्की के अनुसार बताया गया था कि भाषा सीखने के दौरान बालक कोरी स्लेट नहीं होता। मतलब चॉम्स्की ने यह बात बोली थी कि जब बालक भाषा सीखना आरंभ करता है तो उस समय पर कोरी स्लेट की भांति नहीं होता, अर्थात उसके पास में जन्मजात रूप से भाषा अर्जन की युक्ति होती है। उसके अंदर एक टैक्टिस होती है जिसके द्वारा बच्चा भाषा को अर्जित कर सकता है। यह जन्मजात बच्चे में पाई जाती है, जिसके द्वारा वह भाषा की मूलभूत संरचनाओं को ग्रहण करता है और अपनी अंतर्दृष्टि द्वारा कई तरह की संरचनाओं का उत्पादन करता है। इसी युक्ति के कारण वह गलत व सही वाक्यों में अंतर कर पाता है, ठीक है। ये आपको समझना है। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लग रहा है, इसके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं, और हम आपकी कंटिन्यू तैयारी कराएंगे यूपी टेट की, सुपर टेट की। आप हमारे साथ बने रहें, ठीक है। वीडियो को शेयर भी ज़रूर करते रहिएगा अपने अपने ग्रुप्स में, और जिसने लाइक नहीं किया था वो भी वीडियो को लाइक कर दें। अब देखिए, यहाँ पर बात कर लें कौशल शिक्षण के कौन कौन से उद्देश्य हैं। मैं जल्दी में थोड़ा बताना चाहूँगा। कौशल शिक्षण के उद्देश्य कौन कौन से होते हैं। देखिए, भाषा शिक्षण के अंतर्गत भाषा के 4 कौशल बताए गए: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। मैंने कल इस बारे में बात भी की थी। इसको हम बोलते हैं सुबो पली, ठीक। मैंने कल बताया था कि भाषा शिक्षण के जो कौशल है ना, 4 कौशल हैं। तो सुनना, सु से सुनना, बो से बोलना, पा से पढ़ना, ली से लिखना, ये सभी सिखाने के उद्देश्यों में समाहित होते हैं। ये 4 कौशल कहलाते हैं, ठीक है। अब देखिए, सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का विकास कहाँ से होता है? श्रुत सामग्री से। जब बच्चा श्रुत सामग्री का इस्तेमाल करेगा तो उसके अंदर सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का विकास होगा। वार्तालाप करने से बच्चा सुनता है। जब हम आपस में वार्तालाप करते हैं, वाद विवाद होता है, कहीं पर प्रवचन या भाषण होते हैं, कोई आदेश या निर्देश दिए जाते हैं, सस्वर वाचन होता है, कविता पाठ होता है, आकाशवाणी दूरदर्शन के द्वारा कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं, उनको सुन करके बच्चा अपने अंदर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का विकास करता है। आगे पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। अब बच्चा इसमें क्या करता है? पठन सामग्री जो भी बच्चे से को विद्यालय से प्राप्त कराई जाती है या बच्चा बाहर से लेता है, उसके द्वारा जो भी वह सीखता है, पद, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, जीवनी, आत्मकथा आदि से जो सीखता है वह पठन सामग्री होती है, और इसके द्वारा पढ़कर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का उसमें विकास होता है। आगे है बोलकर, अर्थात मौखिक रूप से अपने भावों एवं विचारों को व्यक्त करने की योग्यता का विकास होता है। मौखिक अभिव्यक्ति के रूप में वार्तालाप किया जाता है और सस्वर वाचन भी किया जाता है। अब इसमें क्या, लिखकर अभिव्यक्ति करने की योग्यता का विकास। बच्चे के अंदर लिखकर अभिव्यक्ति करने की योग्यता का विकास कैसे होता है? उसमें लिखित अभिव्यक्ति के रूप में बच्चा कहानी या पत्र लिखता है, उन सबसे उसके अंदर लिखित अभिव्यक्ति का विकास होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं आपके लिए। हिंदी विषय का पहले भाषा एवं लिपि का दूसरा वीडियो प्रोवाइड कराया। मुझे विश्वास है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और हम जल्द से आपको कल से नेक्स्ट दूसरे सब्जेक्ट के कुछ वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। तब तक के लिए चाहूँगा अनुमति, और मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। धन्यवाद। जय हिंद।